इसको भी याद रख सकते हो चाहो तो। बाकी तुम्हें फॉर्मूला जरूर याद रखना है, म्यू नॉट आई अपॉन 4πd sin φ1 प्लस sin φ2, फिर कुछ भी कर सकते हो तुम उससे। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। अब क्वेश्चन करते हैं इस पे। और जैसे उसने कहा कि एक वायर ये इसमें आई करंट है, कितनी करंट है, इसको समझ रहे हो, इनफाइनाइट वायर है ये। कैसा वायर है, इनफाइनाइट वायर। कैसा वायर, इनफाइनाइट वायर है ये। क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये एक और वायर है, इसमें भी करंट आई जा रही है, इनफाइनाइट वायर ये भी है। नहीं आ रहा ना समझ में, कुछ भी, कुछ नहीं आ रहा ना समझ में, बिल्कुल भी नहीं आ रहा ना, पक्का आ रहा है। कैसा, डॉट का क्या मतलब है, मतलब करंट बाहर की तरफ आ रही है। क्रॉस का क्या मतलब है, करंट अंदर की तरफ जा रही है। अरे समझ में आएगी नहीं। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 8 मीटर्स। कितने मीटर्स है, 8 मीटर्स। इनके बाइसेक्टर पे एक पॉइंट है 3 मीटर दूर। कितने मीटर दूर, बाइसेक्टर पे, ये बाइसेक्टर है, क्वेश्चन तो लिख सकते हो जैसा जैसा मैं बोलता जा रहा हूं। बाइसेक्टर पे एक पॉइंट है यहाँ पे P, 3 मीटर दूर एक पॉइंट है P। इस पे तुम्हें पता करना है मैग्नेटिक फील्ड कितना है ना। तो क्या पता करना है तुम्हें, फाइंड BP। यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा तुम्हें ये मालूम करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, करिए फटाफट क्वेश्चन, ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके, फिर उसके बाद देखिएगा। चलिए भाई आ जाइए अब जल्दी से। देखो भाई ये 8 मीटर है, तो भाई बाइसेक्टर कर दिया तो ये 4 मीटर बच गया। कितना बच गया, 4 मीटर। अब तुम सब लोग जानते हो कि ये 3 है तो ये 4 है तो ये 5 बनेगा। भाई पाइथागोरस वाला ट्रायड है ये, तो ये 3 ये 4 तो ये 5। एंगल्स भी तुम जानते हो, ये वाला 53 डिग्री और ये वाला 37 डिग्री, ये तो बहुत ही फेमस ट्राइंगल है। तो ये 37 डिग्री बन गया, ये 37 तो ये वाला भी 30, ये 37 डिग्री बना, तो ये वाला भी 37 डिग्री। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं। तो इस वाले ट्राइंगल को जरा अलग से बना के दिखा दे रहा हूं, देखो ध्यान से देखना, यहां पे देख लो, ये 37 तो ये वाला भी 37। अब जरा इसकी वजह से पहले देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा। तुम जानते हो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते थे, मैंने बताया था, अंगूठे थंब को किधर की तरफ कर लो, जिधर करंट है, करंट बाहर की तरफ है तो बाहर कर लो थंब को। फिंगर्स को किधर ओरिएंट करते हैं, जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैग्नेटिक P पे निकालना है ना, तो फिंगर्स को इधर कर लो। ठीक है, समझ आया। बाहर आ रही है करंट, थंब को बाहर की तरफ और फिंगर्स को उसकी तरफ, और फिर ऐसे करते हैं, ऐसे स्लैप लगाते हैं हल्का सा, यानी इधर की तरफ आ रहा है फील्ड। समझे कि नहीं समझे। कितने डिग्रीज पे जाता है हमेशा, 90 डिग्रीज पे। ये तो तुम जानते ही हो भाई। DL क्रॉस R, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट उन दोनों वेक्टर से कितने डिग्री पे होता है, 90 डिग्री। तो ये तो आप जानते ही हो भाई। ये ना R वेक्टर, भाई पोजीशन तो इसके लिए ये है ना, वायर यहाँ पे और ये पॉइंट यहाँ पे, तो पोजीशन वेक्टर ये हुआ। तो मैग्नेटिक फील्ड जो मैं बना रहा हूँ आपके लिए, ये जो बनाया है मैंने, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ये आ रहा है। कितने डिग्रीज पे होता है, 90 डिग्रीज पे। मतलब ये जो पूरा एंगल बनेगा ये वाला कंप्लीट, ये कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री, क्योंकि यही मेरा R वेक्टर है। और DL क्रॉस R, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कहाँ होता है, DL क्रॉस R में तो होता है। फॉर्मूला होता था म्यू नॉट इंटू आई DL क्रॉस R अपॉन 4πd, और ये R की पावर 3, 4πr की पावर 3, याद है ना। तो DL क्रॉस R क्या है, B ही, यानी ये जो B वेक्टर है ये DL क्रॉस R है। और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो दोनों वेक्टर से कितने डिग्रीज पे होता है, 90 डिग्रीज पे होता है। पता है ना ये चीज। तो R वेक्टर से 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री होना है पूरा, तो ये 37 है तो ये 53 होगा, क्योंकि 37 53 हो जाएगा 90। ये समझ में आया। जैसा इधर वैसे इधर सोचो अब। ठीक है, ये वाला तो सोच लिया, अब इधर सोचो। अब इधर सोचो जरा, ये 3 ये 4 और यहां पे निकालना है भाई। ठीक है, ये 37 बनेगा, ये वाला भी 37 बन गया, सेम टू सेम, यानी यहां पे भी बिल्कुल ऐसे ही बन रहा है 37। ठीक है, इसमें करंट अंदर जा रही है लेकिन क्रॉस जा रही है, क्रॉस मतलब अंदर की तरफ, तो अंदर हाथ कर लिया। फिंगर्स को किधर ओरिएंट करना है, पॉइंट की तरफ, समझ रहे हो। अंदर हाथ कर लिया फिंगर्स, और इधर की तरफ आया, यानी इधर। अरे समझ पाए नहीं समझ पाए, देखो थंब को अंदर कर लिया, फिंगर्स को पॉइंट की तरफ, P की तरफ। अरे क्लियर है कि नहीं। और फिर ऐसे कर दिया, स्लैप सा लगाया हल्का सा, ऐसे ऐसे, तो इधर की तरफ आ रहा है, इधर की तरफ आ रहा है कि नहीं। कितना डिग्रीज बनेगा फिर से, पूरा 90 डिग्रीज। तो 90 डिग्रीज के लिए फिर से क्या हो जाएगा, ऐसे करके आएगा मैग्नेटिक फील्ड। ये हो गया B1, इसे कह देते हैं, इसे कह देते हैं B2, और ये भी 53 डिग्रीज पे है। यानी जो मेरा आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, ध्यान सुनिएगा। एक तो ये है B1 और एक ये है B2, इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट आएगा। यही दो तो लग रहे हैं। और मजे की बात यह है कि ये भी 53 डिग्रीज और ये भी 53 डिग्रीज। अच्छा, मजे की बात यह भी है कि B1 और B2 दोनों इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि B1 भी कितना होगा भाई, दोनों इनफाइनाइट वायर थे, ये भी इनफाइनाइट वायर और ये भी इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर की वजह से B कितना होता है अभी आपको बताया था, मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। B1 की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट आई बाई 2πd, सॉरी 2πd। अरे आया था कि नहीं, अभी फॉर्मूला देखो, अभी स्पेशल केस जो पढ़ाया है इनफाइनाइट वायर का, म्यू नॉट आई बाई 2πd। बोलो समझ में आ रहा है। यानी ये भी B होगा, ये भी B होगा, और दोनों की जो वैल्यू है वो कितनी है, म्यू नॉट आई बाई 2πd। इसको साइड में मैंने लिख भी लिया, दोनों बराबर होंगे इसलिए B भी लिख दिया, डायरेक्शन ऐसे शोन है। अब तुम्हें पता है कंपोनेंट कैसे करते हैं वो तुम जानती हो। इसके कंपोनेंट कर रहा हूं, इधर आएगा B cos 37, क्योंकि ये वाला एंगल कितना है 37, और इसका भी इधर कितना आएगा B cos 37, यानी एक और B cos 37।
ऐसे इसका इधर आएगा b cos 53, b cos 53, ऐसे इसका इधर आएगा b cos 53। तो जो कंपोनेंट्स हैं ये क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, नहीं आ रहा समझ, क्या हो जाएंगे, कैंसिल। इससे ये कैंसिल हो गया, कंपोनेंट तो कर ही लिए, ये वाले कैंसिल हो गए और ये दोनों ऐड हो गए। तो जो आंसर आ रहा है मेरा, आंसर जो आने वाला है वो आ रहा है 2b cos 37, b cos 37, b cos 37, यानी b cos 37 2 टाइम्स। कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। तो 2 b कितना है, b की जगह लिख दो म्यू नॉट i बाई 4 पाई d। अभी सब वैल्यू लिखूंगा इसमें। cos 37 होता है 4/5। गॉट माई पॉइंट और नॉट, ठीक है। 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल, या मत करो कैंसिल तो ऐसे जैसे चाहे कर लो, ठीक है। d की वैल्यू फाइंड करनी है बस। करंट मैंने i बोला ही था, ये d बड़े आराम से फाइंड हो सकता है। ये 3 था, ये 4 था और ये आ गया 5। बताया था ना 3 4 5 पाइथागोरस ट्राइड। तो d की वैल्यू 5 लिख दो, तो 5 5 25। तो आंसर आ गया 2 म्यू नॉट i बाई 25 पाई। बोलो समझ आएगी नहीं, चाहे तो म्यू नॉट की वैल्यू पुट कर सकते हो 4 पाई इंटू 10⁻⁷। बोलो समझ में आ गया इतना या नहीं, क्लियर है। और क्वेश्चन करें आगे, पक्की बात। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, हटा दो इसको, चले। चलिए एक आपको सपोज दिया गया है, एक आपसे कहा गया कि, बहुत ध्यान सुनिएगा, एक आपको पॉलीगन दिया गया, रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन समझते हैं ना, एन साइड्स है उसमें, 1 2 3 4 5 6, जैसे फर्स्ट साइड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, डॉट 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 करके कितनी साइड्स हैं, टोटल साइड्स n साइड्स हैं, यानी n साइड्स वाला रेगुलर पॉलीगन है। ये क्या है, रेगुलर पॉलीगन है जिसमें कितनी साइड्स हैं, n साइड्स हैं। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं, n साइड्स हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 अप टू सोन n साइड्स हैं, यानी n साइड वाला रेगुलर पॉलीगन आपको गिवन है। रेगुलर पॉलीगन आपको गिवन है और इसमें करंट फ्लो कर रही है I। कितनी करंट फ्लो कर रही है, I, ठीक है। पूछ रहा है इस पॉलीगन का जो सेंटर होगा C, वहां मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, BC, यानी एट सेंटर। एट सेंटर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आखिर है कितना है इसमें, क्लियर है। चलिए साहब अब बहुत ध्यान सुनिएगा यार, एक बात बताना यार, सेंटर से इन सब साइड्स की डिस्टेंस सेम होगी कि नहीं, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है मतलब सभी साइड्स बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे होगी सेंटर से। तो ध्यान सुनना, मैंने क्या करा, मैं एक साइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेता हूं। कितनी साइड की वजह से, एक साइड की वजह से, यानी मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन साइड, ड्यू टू वन साइड, सिर्फ एक साइड की वजह से। और जितना एक साइड की वजह से उतना सब की वजह से होगा, है कि नहीं। और टोटल साइड्स कितनी है, n, तो टोटल हो जाएगा एक साइड का निकाल के n से मल्टीप्लाई करो। तो बोलो समझ आएगी नहीं, नहीं आया समझ। देखो बड़े इत्मीनान से देखो, ये तो हो गया पॉलीगन, ठीक है। ये मेरा पॉलीगन है और ये मेरी करंट जा रही है, ये कौन जा रही है, मेरी करंट, ठीक है साहब। सिर्फ एक साइड की वजह से देखना, सिर्फ एक साइड की वजह से। ये सी पॉइंट है, किधर की तरफ आएगा, किधर की तरफ आएगा, करंट इधर जा रही है, पॉइंट उधर है, तो मैंने ऐसे ओरिएंट कर लिया, करंट की तरफ से बाहर की तरफ आ रहा है, यानी डॉट। अच्छा ये वाली साइड होती तो किधर आता आंसर, तो भी डॉट में आता, देख लो करंट इधर है, पॉइंट उधर, डॉट। ऐसे साइड हो तो भी डॉट में आएगा, देख लो करंट इधर है, सी इधर है, डॉट। ऐसे साइड हो, कैसे भी हो जाए अब साइड, करंट इधर है, सी इधर है, डॉट। ऐसे हो साइड तो देखो करंट इधर है, करंट नीचे जा रही है ना, तो देखो थंब इधर है और सी इधर है, डॉट। मतलब सबका डॉट ही आ रहा है, मतलब सब ऐड हो जाएंगे, मतलब सीधे सीधे ऐड कर देना है। इसीलिए मैं n टाइम्स कर दे रहा हूं, एक का निकाला और सबका ऐड हो जाएगा, बस सीधी बात है। 4 है तो 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 साइड होती तो 5 बार करना पड़ता, 6 साइड होती तो 6 बार, n साइड से तो n बार। मानना पड़ेगा इस बात को कि नहीं, पक्की बात है। तो मैं एक साइड की वजह से फोकस करूंगा, सिर्फ कितनी साइड पे फोकस करूंगा, सिर्फ एक साइड पे, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखना, ये मेरी एक साइड है, सिंपल, अब बड़ा करके दिखा रहा हूं सिर्फ, ये मेरा सेंटर है, ठीक है। और जो साइड गिवन है सपोज वो a गिवन है, साइड तो देना पड़ेगा भाई, कितनी है साइड का जो साइज है वो क्या है, सपोज a है, जो पॉलीगन है उसकी साइड कितनी है, a। बोलो मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं, पक्की बात है। तो a साइड मैंने ले ली। अब आपको पता है कि पॉलीगन जो होता है वो इसका जो सेंटर है वो एक साइड पे कितना एंगल बनाता है, सब लोग जानते हैं इस बात को। ये होता है टोटल एंगल 2π/n, तो इसका मतलब π/n ये वाला हो जाएगा और π/n ये वाला हो जाएगा। मानते हैं कि नहीं, जिन लोगों को नहीं पता वो बहुत देखो सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, इतना तो सबको मालूम होगा कि देखो। अच्छा चलो मैं बता ही देता हूं कैसे। सपोज करो n साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, जितनी भी साइड्स हैं, ठीक है। चलो अच्छा एक साइड सपोज थीटा एंगल बनाती है, एक साइड ने कितना एंगल बनाया सेंटर पे, थीटा। दूसरी साइड भी कितना बनाएगी, थीटा, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है मतलब बिल्कुल एक जैसा सब कुछ, थीटा। तो ऐसे कितने एंगल बनेंगे, थीटा एंगल बनेगा n बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, ऐसे n बार। तो ये कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा n थीटा। और आप जानते हो कंप्लीट एंगल होता है 2π यानी 360 डिग्री, मानते हो कि नहीं।
तो जो थीटा की वैल्यू आई वो कितनी आई 2π/n। मैं वही कह रहा हूं, ये जो टोटल एंगल है वो होगा 2π/n, और अगर बीचों बीच से डिवाइड कर दो तो आधा आधा हो जाएगा। इस 2π/n के दो हिस्से हुए, π/n इधर π/n इधर। बात समझ में, यही कह रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा भाई चलिए, ये समझ में आता है आपको, अच्छी बात है। अब जरा इस पर गौर करते हैं थोड़ा सा। अब ये करंट ऐसे जा रही है, इस वाले फिगर को बस थोड़ा सा घुमा के दिखा रहा हूं आपको, ध्यान से देखना। ये पूरी लेंथ है a और ये है पॉइंट C। देखो घुमा दिया, फिगर वही है, फिगर यही है, बस घुमा दिया इसको थोड़ा सा, कोई दिक्कत। ये एंगल है π/n और नीचे वाला एंगल भी है π/n। क्यों घुमाया है आप समझ गए होगे। घुमाया इसलिए क्योंकि ऐसा ऐसा आपने डेरिवेशन पढ़ा हुआ है इसका, इसीलिए घुमाया बस। इस फिगर को घुमा दिया, कोई फर्क पड़ा इस पे, एक ही बात है, ठीक है। अब इस वाले को मिटा दूं, चलिए भाई अच्छी बात है। अब इस वाले फिगर का भी सिर्फ ऊपर वाला पार्ट देखो जरा, ये एंगल कितना है π/n, इसको बोलते थे हम d, याद आ रहा है। और ऊपर वाली डिस्टेंस कितनी होगी a/2। अगर पूरी साइड है a तो बीच, भाई ये तो बीच वाला पॉइंट है ना एकदम मिड पॉइंट, तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा a/2, मिड पॉइंट होगा। ये तो समझ में आ रहा है भाई, सेंटर से बिल्कुल परपेंडिकुलर, आधा आधा एंगल देखो, π/n इधर π/n इधर, तो बिल्कुल बीचों बीच आया होगा a/2। तो आप लोग जानते हो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी a/2d। परपेंडिकुलर a/2 और बेस कितना है d, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दिया, कोई दिक्कत। तो यहां से d की वैल्यू निकल आएगी, d हो जाएगा a/2 tan π/n। d को उधर भेज दो, 10 को इधर ले आओ, देखो d की वैल्यू आ गई। तो ये d पता चल गया तुमको, बोलो समझ आ रहा है कि नहीं। अब तुम अपना फॉर्मूला लगा दो, बस आंसर आ रहा है, n तो है ही, मल्टीप्लाई बाय सिर्फ एक साइड की वजह से मैग्नीफील्ड का फॉर्मूला होता था। मैग्नीफील्ड का फॉर्मूला क्या होता था, μ0I/4πd sin φ1 प्लस sin φ2, याद है ना। अब देखते जाओ बस, n की वैल्यू n है, μ0 की जगह μ0, करंट थी I, 4π की जगह 4π, d की जगह क्या लिखना है मुझे, d की जगह a/2, बहुत ध्यान से देखिएगा, a/2 tan π/n। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं। और ये क्या हो गया, sin π/n, φ1 कितना है π/n, φ2 भी π/n, sin π/n और sin π/n, 2 sin π/n। समझ पा रहे हो मेरी बात को, पक्की बात है। देखो 2 2 जा 4, समझ आया। और ये 2 से 2 भी कैंसिल, क्लियर है। तो मैं आंसर सीधे यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखो आंसर क्या आ रहा है, n आ रहा है, μ0 भी आ रहा है, I भी आ रहा है, a भी आ रहा है, पाई भी आ रहा है, नीचे पाई a भी आ रहा है, a पाई भी आ रहा है, μ0 n I भी आ रहा है, साइन π/n और ये 10 π/n ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो आंसर आ गया इतना, साइन π/n और 10 π/n। बोलो समझ में आया कि नहीं। सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट दी सेंटर, क्लियर है। ये फॉर्मूला याद रख सको, अगर कर सको तो कर लो, वरना कोई दिक्कत नहीं है वैसे, क्लियर है। ये फॉर्मूले से फायदा है, उसका रीजन क्या मैं बताता हूं। जैसे वो आपसे कहे ट्राइंगल, अगर रेगुलर पॉलीगन ट्राइंगल है, मतलब इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो n की वैल्यू 3 डाल देना, क्योंकि उसमें कितनी साइड्स होती हैं 3, n की वैल्यू 3 डालते ही आंसर आ जाएगा। मतलब सुनो ध्यान से, अगर ये फॉर्मूला तुम याद रख लेते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। जैसे अगर मैं पूछूं इक्विलैटरल ट्राइंगल के सेंटर पे बताओ, इसमें I करंट जा रही है, कितनी करंट I बताओ कितना होगा, तो बस n की वैल्यू 3 डालनी है, आंसर आएगा 3 μ0 I/पाई a sin π/3 10 π/3, खत्म, आंसर आ जाएगा कि नहीं। n की वैल्यू 3 डाल दी बस, sin π/3 10 π/3, sin 30 और sin 60 और 10 60 वैल्यूज आती हैं आपको, sin 60 की होती है √3/2, 10 60 भी लिख लोगे, क्लियर है। बोलो इतना समझ में आएगी नहीं, अरे पक्का समझ में आ रहा है। स्क्वायर होता तो 4 डाल देना इसकी जगह, sin π/4 10 π/4 मतलब 45 डिग्री, 10 45 sin 45 और ये 4, खत्म, कोई दिक्कत, क्लियर है। अब सुनो एक और चीज हो सकती है, एक और जो एडिशन, हेक्सागन बोले तो भी कर लोगे 6 डाल देना, पेंटागन बोले तो 5 डाल देना, हेप्टागन बोले 7 डाल देना, बोलो कोई दिक्कत है। तो मैंने जनरल करा दिया पॉलीगन के लिए, वो ट्राइंगल बोल दे तो 3 डाल देना, स्क्वायर बोल दे तो 4 डाल देना। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। तुम चाहो तो स्क्वायर के लिए ऐसे कर सकते हो जैसे मैंने बताया पूरा का पूरा, वो पूरा प्रोसेस कर सकते हो। फॉर्मूला अगर नहीं याद होता तुमको तो पूरा प्रोसेस कर लेना, सिर्फ एक साइड की वजह से निकालना जल्दी से फटाफट से, 4 से मल्टीप्लाई कर देना, स्क्वायर की वजह से आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्लियर है। अब इन्हीं क्वेश्चंस को देखो वो कैसे कह सकता है, बहुत ध्यान सुनना। अब जैसे एक क्वेश्चन लिख ही लो चाहो तो इसको, एक कहा गया, उसने क्या कहा कि एक L लेंथ का वायर था, कितनी लेंथ का वायर था, L लेंथ का वायर था, मैंने इससे पेंटागन बना दिया, एक रेगुलर पेंटागन बना दिया। क्वेश्चन लिख लो, एक L लेंथ का वायर था, उससे क्या बना दिया, रेगुलर पेंटागन, उसमें I करंट फ्लो करा दी क्लॉकवाइज। कैसे क्लॉकवाइज, मतलब इस तरीके से, ऐसे, समझ गए ना, ऐसे 5 साइड से और क्लॉकवाइज करंट फ्लो करा दी, क्लियर है। तो बताइए उसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो वैल्यू तो फटाफट से लिख दोगे तुम लोग, ठीक है। बहुत ध्यान सुनिएगा, n की जगह 5 μ0 I/, नीचे आता है पाई इंटू a। अब ये a यानी साइड होती थी, अब साइड कैसे निकाली, ध्यान सुनना। एक साइड a है मान लो, ठीक है, एक साइड a है, तो टोटल साइड्स कितनी होगी 5,
तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी ए 5a हो गई, और ये कितनी लेंथ का वायर है, l लेंथ का, तो 5a बराबर l, तो a की वैल्यू आएगी l/5। बोलो समझ आएगी नहीं, तो इसलिए a की जगह क्या लिख रहा हूं मैं, l/5, तो l/5, और क्या आता था sin π/n π/5 और tan π/5 180/5 होता है 36 डिग्री। ये भी वैल्यू मैथमेटिक्स वालों को याद होती है, बायो वाले ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। तो 5 5 25, आंसर आ गया 25 म्यू नॉट I/π sin π/5 और tan π/5। दिस इज योर आंसर, खत्म। अब डायरेक्शन और बता दो इसमें, लेकिन क्या बता दो, डायरेक्शन। तो ध्यान से देखो कि ये एक साइड की वजह से निकालो किधर आ रही है डायरेक्शन, करंट जैसे एक साइड की वजह से देख लो, करंट इधर जा रही है, इधर पॉइंट ऊपर है, तो करंट जिधर जाती है उधर थंब को रखते थे और पॉइंट की तरफ फिंगर्स इशारा करती थी, है ना, ऐसे, और ऐसे स्लैप मारो, अंदर की तरफ जा रहे हैं, यानी क्रॉस। डायरेक्शन कहां आ रही है, क्रॉस। और अगर एंटी क्लॉकवाइज होता तो कहां जाती, डॉट, उल्टा हो जाता तो बाहर आ जाती। क्लियर है, सो दिस इज योर आंसर। बोलो पक्का समझ में आएगी नहीं, अरे इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं, लॉक कर दूं, ठीक है। एक क्वेश्चन और करें इसके तर्ज पे, ये जो लाइन वायर है इसके तर्ज पे। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन लाइन वाले का। मान लो उसने तुम्हें एक स्ट्रिप दे दी, एक स्ट्रिप दे दी जिसकी विड्थ है डी, जिसकी विड्थ कितनी है, डी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ये डी मोटी स्ट्रिप है, इसकी मोटाई डी है, ठीक है। इस बार डी वो डिस्टेंस नहीं है। अच्छा ये इसकी सेंट्रल लाइन है, या एक काम करते हैं इसकी डिस्टेंस ले लो तुम, क्या लोगे चलो एक काम करो, इसकी डिस्टेंस ले लो बी इसकी डिस्टेंस, ये इसकी विड्थ है, ठीक है। अच्छा इसकी सेंट्रल लाइन ये है, और इस सेंट्रल लाइन से देखा जाए, या एक काम करो कि इसकी सेंट्रल लाइन से r डिस्टेंस पे, d डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, कितनी डिस्टेंस पे, सेंट्रल लाइन से कितनी डिस्टेंस पे, ये सेंट्रल लाइन बीच से जाने वाली, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछना है, और इसमें जो करंट जा रही है वो I जा रही है ऊपर, ये पूरी स्ट्रिप है, पूरी स्ट्रिप में जा रही है करंट, ऐसे समझ रहे हो ना, एक सिंपल वायर नहीं, स्ट्रिप है इस बार, स्ट्रिप पूरी की पूरी स्ट्रिप, तो इसमें I करंट जा रही है ऊपर की तरफ, तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है BP, किधर की तरफ होगा, कितना होगा। समझ आई मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूं, आई समझ नहीं, तो इसमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमको, है ना, एलिमेंट लेना पड़ेगा और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो एलिमेंट कैसे लेंगे, अब क्वेश्चन करना सिखा रहा हूं मैं, कैसे करेंगे। तो तुमने क्या किया, ध्यान से देखें क्या करना है, आप इस पॉइंट से जाकर के x डिस्टेंस पे जाएंगे, आप कितनी डिस्टेंस पे, x पे जाकर के dx मोटाई की स्ट्रिप लेंगे, कितने मोटाई की, dx, इसकी जो मोटाई है वो कितनी है भाई, dx, ठीक है, ये स्ट्रिप, और आप ये इनफाइनाइट है, ठीक है। तो ये जो छोटी सी स्ट्रिप है, ये जो छोटी सी आपने ली है, ये वायर की तरह बिहेव करेगी, किसकी तरह, वायर की तरह। तो इसकी वजह से यहां पे कितना आंसर आएगा वो ध्यान सुनिएगा, ये x डिस्टेंस है, x कितने डिस्टेंस पे लिया आपने इससे, x डिस्टेंस पे। तो इसकी जगह से जो इसमें करंट मान लीजिए I डैश करंट है, भाई टोटल करंट कितनी I, लेकिन इस छोटी सी में आपने माना करंट है I डैश। अभी I डैश बड़े प्यार से आप निकाल सकते हो, देखो कैसे, टोटल लेंथ कितनी है B में कितनी करंट जा रही है I, मानते हैं इस बात को, ठीक है, इसको DI बोल देते हैं। भाई छोटे से में छोटी सी करंट जाएगी ना DI, भाई पूरे में I करंट है तो छोटे से में छोटी सी करंट DI। B लेंथ में कितनी करंट है I, तो यूनिट लेंथ में कितनी करंट होगी I/B। तो dx लेंथ में कितनी करंट होगी, भाई B लेंथ में कितनी करंट है I, यूनिट लेंथ में I/B। तो dx, यहां पे लेंथ लिख रहा हूं, लेंथ, और यहां करंट लिख रहा हूं, तो B लेंथ में I करंट, यूनिट लेंथ में I/B, dx लेंथ में I dx/B, I dx/B। समझ आ रहा है। तो ये IDI की जो वैल्यू वो मुझे पता चल गई, यही मेरी DI है, छोटी सी करंट है ये, I dx/B, ठीक है। तो इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला होता था म्यू नॉट I, बहुत ध्यान सुनिएगा, इनफाइनाइट वायर की वजह से फॉर्मूला क्या आता था, म्यू नॉट I/2πd, अरे यही आता था इनफाइनाइट वायर की वजह से। I की जगह क्या लिखा है, बस DI, क्योंकि छोटी सी करंट है, और इस DI की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, ये मेरा छोटा सा dB आ गया, ये मेरा छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड आ गया। क्लियर है, पूरे की वजह से निकालना है, मेरा भी छोटे से एलिमेंट की वजह से आया है। क्लियर है, ठीक है। तो इसे हटा दे, चलो इसे तो रखे थे यहाँ पे, इसको देखो ध्यान से, इतना समझ में आया। अब DI की जगह लिख रहा हूं मैं क्या, तो dB आ रहा है मेरा म्यू नॉट बाई 2π। अच्छा D कितना है, D की जगह x गिवन है, कितनी डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे गिवन है, बोलो समझ आ रही है। तो 2πx, और DI की जगह क्या आ रहा है, I/B dx, I/B dx, x इंटू बी लिखूं या b इंटू एक्स लिखूं, एक ही बात है, वो तो इधर कर लो बस उसको, ठीक है। और पूरा निकालना है मुझे पूरा निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, छोटे से का इंटीग्रेशन। बात समझ में आई कि नहीं, ये पूरी स्ट्रिप गिवन थी, मैंने छोटा सा एलिमेंट ले लिया x डिस्टेंस पे dx का, भाई ऐसे तो लेते थे एलिमेंट, x डिस्टेंस पे क्या ले लिया, एलिमेंट dx, उसमें छोटी सी करंट निकाल ली, और बस फॉर्मूला लगा दिया इनफाइनाइट वायर वाला, खत्म। करंट की जगह बस छोटी सी करंट है, छोटी सी करंट लिख दी, दैट्स इट। अब बस इसे इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट तो बाहर ही रहेगा, म्यू नॉट कांस्टेंट है, I कांस्टेंट है, 2π BB कांस्टेंट है,
अंदर क्या बचा 1/x dx। इंटीग्रेशन की लिमिट बड़ी मजेदार है, ध्यान से सुनना। लिमिट्स में यहां लिख के दिखा रहा हूं, आप यहीं लिख लीजिएगा, मैं यहां लिख के दिखा रहा हूं लिमिट्स। 1/x dx है और लिमिट सुन लो। देखो x कहां से शुरू करोगे आप, ध्यान सुनिएगा। x को आप यहां से शुरू करोगे, यहां से लेना एलिमेंट, यहीं से तो लेना शुरू करोगे सबसे पहले, और यहां तक लोगे एलिमेंट, यहां से आना शुरू होगा और यहां तक, क्योंकि स्टेप इतने ही पोर्शन में है ना सिर्फ, तो यहां से शुरू होगा। तो देखो ये डिस्टेंस है तुम्हारी d, बहुत ध्यान से देखना, ये पूरी ये सेंटर लाइन है, ये डिस्टेंस है d, और ये डिस्टेंस कितनी है ये वाली b/2। भाई पूरी b है तो आधी कितनी हुई b/2, तो ये डिस्टेंस कितनी है d - b/2। बात समझ पाएगी नहीं भाई, ये पूरी d है, ये यहां से यहां तक कितना है d, और यहां से यहां तक कितना है b/2, तो ये कितना बचा d - b/2, यानी यहां से शुरू करोगे और यहां तक कितनी डिस्टेंस आएगी d + b/2। भाई ये d है और ये आएगी b/2, ध्यान समझना, ये d है डिस्टेंस और ये है b/2, तो यहां से यहां तक की फाइनल लिमिट क्या आएगी d + b/2, यानी लोअर लिमिट तो है, यानी शुरू कहां से करना है d - b/2 से, और खत्म कहां करना है d + b/2 पे, तो लिमिट आई d - b/2 से d + b/2 तक। बोलो समझ आया कि नहीं। तो लिमिट रखनी है d - b/2 से d + b/2, तो मैं यहां नहीं लिख रहा, मैंने यहां लिख दिया है d - b/2 से d + b/2। मैं यहां सीधे अब यहां इसको सॉल्व कर दे रहा हूं, देखो तुमने नोट कर लिया हो तो यहां सॉल्व कर देता हूं। अब μ0 I/2πb 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x, और लिमिट रख रहा हूं ये वाली d - b/2 से लेकर d + b/2 तक। कैसे करते हैं आपको मालूम ही है, आंसर आएगा μ0/2πb, पहले अपर लिमिट d + b/2, फिर माइनस लोअर लिमिट ln d - b/2। ln a - ln b का फॉर्मूला होता है ln a/b, तो आंसर आ गया μ0 I/2πb ln d + b/2 अपॉन d - b/2। एलसीएम लेके लिखना चाहो तो लिख सकते हो 2d + b अपॉन 2d - b। बोलो समझ में आएगी नहीं। तो ये तुम्हारा स्ट्रेट वायर की वजह से जिस तरह के क्वेश्चन की जो वैरायटी बन सकती है वो मैंने आपको सारी बता दी, ऐसे ही क्वेश्चन की वैरायटी बनेगी, इससे ज्यादा नहीं बन सकती। बोलो मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं। तो बायो सावर्ट का हमने एक एप्लीकेशन पढ़ लिया, स्ट्रेट लाइन वायर में कभी करंट जा रही हो या किसी स्ट्रिप में जा रही हो तो उसकी वजह से कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, क्लियर है।